हेलो एडियंस। तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। इस वाले वीडियो में मेनली हम लोग जो डिस्कस करेंगे वह होगा हमारा बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन। मीन्स हम लोग इसमें जो सीखेंगे केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सीखेंगे। क्या जो हम लोग का केमिकल इक्वेशन है, क्या केमिकल इक्वेशन है, मेनली इसको हम लोग इस लेक्चर में बैलेंस करना सीखेंगे। क्या करना सीखेंगे? बैलेंस। और इसमें कुछ केमिकल इक्वेशंस को हम लोग देखेंगे जो कि अनबैलेंस होगा, फिर उसको हम लोग बैलेंस भी करेंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले क्वेश्चन यह आता है कि आखिर केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है। जैसे देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ A2 रिएक्शन करता है B से और ये बनाता है AB2। क्या बनाता है? AB2। अब देखिए यहाँ पर तो दो ए है, ए का कितना एटम है? तो दो एटम है। बट यहाँ पर देख रहे हैं ए का कितना एटम है? तो ए का बस एक ही एटम है। और यहाँ पर देख रहे हैं बी का एक एटम है, बट यहाँ पर बी का कितना एटम है? तो दो एटम है। तो यहाँ पर ये केमिकल इक्वेशन जो है हमारा क्या है? तो बैलेंस नहीं है, यह क्या है? तो अनबैलेंस है। तो इसी को हम लोगों को बैलेंस करना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। यहाँ पर ए का दो एटम है, बट यहाँ पर ए का कितना एटम है? तो वन ही एटम है। तो अगर हम यहाँ पर टू लगा दें तो देखिए ए का यहाँ पर टू एटम हो गया, ए का यहाँ टू एटम। बट बी का जो है टू टू जब फोर एटम हो गया। बी का कितना एटम हो गया यहाँ पर? तो यहाँ पर टोटल फोर एटम हो गया, बट यहाँ पर तो एक ही एटम है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं? इस तरीके से फोर लगा देते हैं। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि आखिर क्या जरूरी है कि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना है। तो देखिए अगर ये जो इस तरीके से था A2 + B और यह था हमारा AB2, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन को, किसको? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास आपने पढ़ा होगा कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इसको क्या कर रहा है? तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को, ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन कर रहा है। क्या कर रहा है? वायलेशन कर रहा है। इस वजह से हम लोगों को केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने की जरूरत पड़ती है। आखिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? कि मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, क्या? मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या कहता है? कि मास कैन neither be created neither be created nor be destroyed। मीन्स मास को ना तो आप क्रिएट कर सकते हैं, ना ही आप क्या कर सकते हैं? डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो यहां पर इधर का अगर आप मास लेंगे, इधर का मास लेंगे, तो होगा क्या? अगर सपोज करिए यह 2 ग्राम का हुआ, तो ये सपोज करिए 3 ग्राम का हुआ, अगर यह सपोज करिए यह 3 ग्राम का होगा, तो इस साइड में ये हमारा कितना ग्राम का होगा? सिर्फ 2 ही ग्राम का होगा। तो देखिए लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास ये कहता है कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा ना, उतना ही मास प्रोडक्ट का होगा। तो यहाँ पर तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन हो रहा है, मतलब उसको फॉलो नहीं कर रहा है। इसलिए हम लोगों को यहाँ पर क्या चीज़ का जरूरत पड़ता है? तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करने का। आपको अगर क्वेश्चन यह पूछा जाता है कि व्हाई इज देयर अ नीड ऑफ बैलेंस ऑफ केमिकल इक्वेशन,
तो आप सिंपल में इसको लिखेंगे कि टू सेटिस्फाई द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और थोड़ा सा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को भी लिख देंगे, तो इस तरीके से आपको पता चल जाए, इसका आंसर आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर मैं डिस्कस करूँ कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ 1 मिनट, बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन, इसमें डिफरेंस भी कभी कभी पूछ देता है। तो इधर मैं लिखता हूँ कि बैलेंस्ड इक्वेशन, इधर मैं लिखता हूं बैलेंस्ड इक्वेशन, और इधर लिखता हूं अनबैलेंस्ड इक्वेशन। क्या लिखता हूं? अनबैलेंस्ड इक्वेशन। तो देखिए बैलेंस इक्वेशन जो है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है? तो ये फॉलो करता है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को क्या करता है? तो ये फॉलो करता है, ये वायलेशन नहीं करता। बट ये क्या करता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का वायलेशन करता है। क्या करता है? तो ये वायलेशन करता है। ये पहला डिफरेंस हो गया। देखिए ये दो है, दोनों में ये पहला डिफरेंस हो गया। दूसरा डिफरेंस क्या है? अब देखिए इधर जो है बैलेंस्ड इक्वेशन में जो होगा, दोनों तरफ, क्या बैलेंस्ड इक्वेशन में दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स मीन्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, दोनों तरफ क्या होगा? नंबर ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, दोनों तरफ नंबर ऑफ एटम्स क्या रहेगा? नंबर ऑफ एटम्स जो होगा वह इक्वल होगा। नंबर ऑफ एटम्स क्या होगा? इक्वल होगा। बट यहां पर जो देखेंगे हम लोग, यहां पर दोनों तरफ अनबैलेंस इक्वेशन में दोनों तरफ नंबर ऑफ इक्वेशन नॉट इक्वल। क्या? इसमें नॉट इक्वल होगा। अब जैसे इसका एक एग्जाम्पल भी दे देना है। जैसे आप कोई भी एग्जाम्पल ले लीजिए, मैग्नीशियम को रिएक्शन करवाया आपने ऑक्सीजन से, तो इस तरीके से आपको मिलता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो देखिए ये हो गया। तो अब देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर 2 लगा देना है, तो Fg भी 2 हो गया। तो इस तरीके से ये हमारा बैलेंस इक्वेशन हो गया। बट अनबैलेंस का आपको दिखा देना है। क्या? सिंपल में ऐसे देना है और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन ये रिएक्शन करके क्या बनाया? तो मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये हो गया अनबैलेंस रिएक्शन। तो इस तरीके से अगर आपको पूछा जाए कि बैलेंस इक्वेशन और अनबैलेंस इक्वेशन में डिफरेंस क्या है, आप ये 3 पॉइंट्स को डिस्कस कर देंगे तो यह काफ़ी हो जाएगा। ये बहुत मतलब 5 नंबर्स वगैरह में नहीं पूछा जाता है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा यह पूछेगा तो 3 नंबर्स का पूछेगा, या आपको यहाँ से 2 नंबर मिलेगा। बस इतना, इससे ज़्यादा आपको नहीं पूछा जाएगा। तो चलिए अब हम लोग बैलेंस करना सीखते हैं क्या चीज़ का? तो कुछ इक्वेशन का। चलिए अब देखिए सिंपल, एक होगा सिंपल मेथड, एक थोड़ा सा उसको आपको कैलकुलेशन करके सीखना पड़ेगा। देखिए एक दूसरे को कहते हैं, एक होता है सिंपल मेथड हमारा, एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड, एक होता है जनरल मेथड। तो सबसे पहले एक होता है जनरल मेथड, और दूसरा जो होता है हमारा वह होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड होता है। तो सबसे पहले हम लोग जनरल मेथड की बात कर लें। तो देखिए यहाँ पर हम लोग को जैसे एक रिएक्शन दिया हुआ है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को जब आप रिएक्ट करवाते हैं तो यह बनता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखिए इधर मैग्नीशियम का कितना आइटम है? तो आप कहेंगे मैग्नीशियम का 1 एटम है। मैग्नीशियम का कितना आइटम है इधर? तो 1 एटम है। ऑक्सीजन का कितना आइटम है? तो आप कहेंगे ऑक्सीजन का इधर 2 एटम है। और इधर मैग्नीशियम का कितना आइटम है? तो आप कहेंगे 1 एटम है। बट ऑक्सीजन का कितना आइटम है? तो आप कहेंगे बस 1 ही एटम है। इधर तो ऑक्सीजन का 2 एटम है, इधर 1 ही एटम है। तो आपको ये 2 बनाना पड़ेगा, ये क्या 2 बनाना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको क्या करना है? सिंपल में आप क्या करेंगे? तो यहाँ पर 2 लगा देंगे। क्या लगा देंगे? यहाँ पर 2 लगा देंगे। तो देखिए ऑक्सीजन तो 2 हो गया, बट मैग्नीशियम भी 2 हो गया, तो इसका मतलब आपको यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा। इस तरीके से आप अंदाजा लगा करके इसको बना सकते हैं मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का। लेकिन यहीं पर अगर आपको बड़ा सा इक्वेशन दे दे,
क्या बड़ा सा इक्वेशन दे दे तो फिर आप कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए अभी मैं इसको हिट एंड ट्रायल मेथड से भी बनाने का प्रयास करता हूँ। चलिए हम लोग बनाते हैं और सीखेंगे हिट एंड ट्रायल मेथड कैसे बनता है। आपको करना क्या है, यहां पर मैग्नीशियम में ए लिखिए। मैग्नीशियम में क्या लिखना है, मैग्नीशियम के जस्ट आगे ए लिखना है और यहां पर बी लिखना है और यहां पर क्या लिखनी है, तो सी लिखनी है। चलिए यहाँ पर अब हम मैग्नीशियम इस तरीके से लिख लेते हैं और इसको इस तरीके से घेर लेते हैं। अब देखिए मैग्नीशियम लिखे, अब इधर मैग्नीशियम रिएक्टेंट की तरफ मैग्नीशियम कितना है, मैग्नीशियम का कितना एटम है, 1 एटम है। तो सिंपल में या तो आप 1A लिखेंगे या नहीं तो सिंपल में आप ए लिख देंगे। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर सिंपल में ए लिख देते हैं और इस साइड में मैग्नीशियम कितना आइटम है, 1 ही आइटम, और इसमें हम लोगों ने क्या लगाया है, सी लगाया है, तो इक्वल टू सी इस तरीके से लिख देंगे। ठीक है, अब चलते हैं ऑक्सीजन एटम को लिखते हैं, किसको, ऑक्सीजन एटम। अब देखिए ऑक्सीजन के साथ में ये बी लगाया है तो ये हो जाएगा हमारा 2B इक्वल टू, और यहाँ पर ऑक्सीजन के साथ में एक एटम है और यहाँ पर सी लगाया हुआ है तो सिंपल में इसको लिख देंगे सी। क्लियर। अब यहाँ पर देखिए करना क्या है, हम लोगों को लेट कर लेना है, क्या, सी इक्वल टू 1 लेट कर लेना है। आप देखिए यहाँ पर आप किसी को भी 1 लेट कर सकते हैं, ए को भी लेट कर सकते हैं 1, बी को भी लेट कर सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करता है आपको ज़्यादा सहूलियत किस में होती है। मैंने यहाँ पर क्या किया, सी इक्वल टू 1 ले लिया। तो सी इक्वल टू जब 1 लिया तो यह अब जब इसमें पुट करेंगे तो ये ए इक्वल टू हम लोगों को मिल गया 1, ए इक्वल टू क्या मिल गया, 1 मिल गया। एंड ये जब देखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा क्या, 2B इक्वल टू 1, मीन्स B इक्वल टू हम लोगों को क्या मिल गया, तो 1/2 मिल गया। चलिए इसको हम लोग पुट करते हैं जो जहाँ जहाँ पर है। सबसे पहले यहाँ पर मैग्नीशियम लिखा, फिर देखिए ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन लिख दिए, फिर ये है तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। अब देखिए यहाँ पर ए है तो ए की जगह पर हमारा क्या है, 1 है, तो 1 लिखने का ज़रूरत नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बी है, बी का वैल्यू क्या है, 1/2 है, तो यहाँ पर हम लोग सिंपल में 1/2 लिख देंगे। अब यहाँ पर सी है, सी के जगह पर क्या है, सी का वैल्यू हम लोगों का 1 है, सिंपल में यहाँ पर 1 नहीं लिखना है। अब देखिए यहाँ पर इसको जब भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करेंगे तो हमारा फ्रैक्शन में इस तरह से कभी भी नहीं रहेगा, ये फ्रैक्शन में है ना, ये फ्रैक्शन में कभी भी नहीं रहेगा। तो इसको हम लोगों को ख़त्म करना है। तो इसको ख़त्म करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये पूरा केमिकल इक्वेशन में आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। अब जैसे ही आपने 2 से मल्टीप्लाई किया तो देखिए ये 2mg के साथ में मल्टीप्लाई होगा, ये हो जाएगा हमारा 2mg प्लस, अब देखिए 2 इस 1/2 से जब मल्टीप्लाई होगा तो ये इसको क्या कर देगा, कैंसिल कर देगा, तो सिंपल में यहाँ पर O2 बचेगा और यहाँ पर भी आ जाएगा हमारा क्या, तो 2mg आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2mg। अब ये हमारा केमिकल इक्वेशन क्या हो गया है, तो बैलेंस हो गया। इसी मेथड को कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड। तो ये छोटा सा था इक्वेशन। चलिए अब हम लोग किसी दूसरे इक्वेशन को भी करके देखते हैं। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। देखिए आपने क्या किया, आपके पास में आयरन है और आयरन का रिएक्शन आपने करवाया H2O से, और इस तरीके से हमारा निकल करके ये आएगा Fe3O4, Fe3O4, और यहाँ पर जो निकलेगा ये हाइड्रोजन गैस निकलेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पर करना क्या है, यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, इसको लिख लेंगे A और इसको लिख लेंगे यहाँ पर B और यहाँ पर लिख लेंगे C एंड यहाँ पर लिख लेंगे D। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आयरन लिखते हैं, ये हो गया हमारा आयरन। अब आयरन लिखे तो यहाँ पर आयरन का एक एटम है तो सिंपल में यहाँ पर लिख देंगे 1। आयरन का कितना आइटम है, तो 1। अब देखिए यहाँ पर इक्वल टू करेंगे, इधर आयरन देखते हैं बट यहाँ पर आयरन का 3 आइटम है और सी लगा हुआ है तो यहाँ पर सिंपल में इसको लिख देंगे 3C।
तो ए इक्वल टू हो गया हमारा 3C। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पर इसके बाद हाइड्रोजन है, तो यहाँ पर हम लोगों ने लिखा हाइड्रोजन, क्या हाइड्रोजन। तो इस तरीके से ये हो जाएगा हमारा 2B इक्वल टू, क्या हो गया 2B। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का 2 एटम है और B लगा हुआ है तो 2B हो गया। अब इधर देख रहे हैं यहाँ पर इक्वल टू ये हो गया हमारा क्या, तो 2D। अब नेक्स्ट पर चलते हैं, ऑक्सीजन पर चलते हैं। किस पर, ऑक्सीजन पर चलते हैं। तो ऑक्सीजन हो गया हमारा यहाँ पर क्या, तो सिंपल में ये है बी, क्या, तो बी इक्वल टू हो गया हमारा इधर 4C, बी इक्वल टू 4C। तो अब देखिए यहाँ पर करना क्या है, आप C इक्वल टू 1, C इक्वल टू आप 1 रख लीजिए। चलिए C इक्वल टू हम लोगों ने क्या रख लिया, 1 रख लिया। तो C इक्वल टू जब 1 रखा तो A इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसमें जब वैल्यू को पुट करेंगे तो A इक्वल टू हमारा 3 इंटू 1 मीन्स 3 हो जाएगा। अब फिर यहाँ पर रखते हैं B C इक्वल टू 1, तो B इक्वल टू हम लोगों को मिल जाता है 4। अब यहाँ पर जब आप रखेंगे तो B हमारा 4 है, तो इस इक्वेशन में रखने पर आप क्या लिखेंगे, 2 इंटू 4 इक्वल टू 2 इंटू डी। अब देखिए ये 2 एंड ये 2 कैंसिल आउट हो गया, मीन्स हम लोगों को डी इक्वल टू क्या मिल गया, तो 4 मिल गया। अब यहाँ पर पुट कर देना है, मीन्स ए की जगह पर क्या आएगा, ए की जगह पर हमारा 3 है, तो ये देखिए 3 है एंड ये एफ ई आ गया प्लस, और बी की जगह पर क्या है, तो बी की जगह पर 4 है, तो यहाँ पर 4H2O। एंड सी की जगह पर क्या है, सी की जगह पर 1 है, तो 1 लिखने का हम लोगों को कोई ज़रूरत नहीं है, Fe3O4। अब हाइड्रोजन है, डी की जगह पर क्या है, तो डी का वैल्यू हमारा 4 आया है, तो सिंपल में लिख देंगे 4H2। तो ये हमारा केमिकल इक्वेशन क्या हो गया, तो बैलेंस हो गया। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। जैसे आपने रिएक्शन किया, यहाँ पर आपके पास में है Mg, मैग्नीशियम को रिएक्शन करवाया हाइड्रोक्लोरिक एसिड से, तो ये बना करके हम लोगों को देगा मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2, और यहाँ पर क्या लिबरेट होगा, तो H2 मीन्स हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। तो चलिए यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर A दे दिए, फिर यहाँ पर दे दिए B, और ये दे दिए C, एंड ये दे दिए D। अब यहाँ पर क्या किया, ये मैग्नीशियम ऐसे करके लिख दिया। अब देखिए मैग्नीशियम के लिए यहाँ पर A है, ठीक है, अब इधर मैग्नीशियम का 1 एटम है, तो इक्वल टू C हो गया। अब यहाँ पर हाइड्रोजन का लिखेंगे क्या, तो हाइड्रोजन है ये हमारा, तो हाइड्रोजन यहाँ पर हो जाएगा हमारा B, और इस साइड में हाइड्रोजन 2 है, तो इक्वल टू 2D। एंड फिर क्लोरीन है हमारा, तो ये हो गया क्लोरीन। क्लोरीन क्या है, तो क्लोरीन भी हमारा बी ही है, इक्वल टू, और इधर क्लोरीन 2 है एंड 2C हो जाएगा। अब सिंपल में यहाँ पर क्या करेंगे, C इक्वल टू यहाँ पर भी हम 1 ही रख लेते हैं, C इक्वल टू 1 पुट कर दिया हमने। अब C इक्वल टू 1 यहाँ पर रखेंगे, तो ये A इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, एंड B इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो B यहाँ पर A का वैल्यू पता नहीं है, तो चलिए यहाँ पर रखते हैं, यहाँ से हम लोगों को पता चल जाएगा। तो B इक्वल टू यहाँ पर जब रखेंगे इसमें, तो B इक्वल टू 2, ठीक है। अब यहाँ पर B का वैल्यू पता है हम लोगों को 2, मीन्स 2 इक्वल टू 2D, तो यहाँ पर 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, मीन्स D इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर रख दीजिए आप, मैग्नीशियम की जगह पर क्या है, मैग्नीशियम की जगह पर A है, तो A का वैल्यू हमारा 1 है, तो सिंपल में इसको लिख देंगे मैग्नीशियम, ठीक है। B की जगह पर क्या है, तो B की जगह पर 2 है, तो ये हो जाएगा 2HCl। अब ये हुआ। अब C की जगह पर क्या है, तो C की जगह पर 1 है, तो इसको लिखने का ज़रूरत नहीं है, MgCl2, और D की जगह पर क्या है, 1 है, तो सिंपल में इसको लिख देंगे H2। तो ये हो गया हमारा बैलेंस्ड
केमिकल इक्वेशन। इसी तरीके से कुछ केमिकल इक्वेशन मैं आपको देता हूँ, आप इसको बैलेंस कर लेंगे। इस हिट एंड ट्रायल मेथड से कोई भी इक्वेशन आपसे बैलेंस हो सकता है। जैसे आपको एक इक्वेशन है, मैग्नीशियम का जब आप रिएक्शन करवाते हैं किससे, H2O से, तो ये रिएक्शन करके आपको देता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और यहाँ पर H2O गैस लिबरेट होता है। क्या, H2 गैस लिबरेट होता है। फिर दूसरा क्वेश्चन है, ये सब अब आपको खुद से बनाना है। जैसे ये एल्यूमिनियम क्लोराइड है, AlCl3, और ये है CaOH हॉल 2। जब ये रिएक्ट करेगा तो ये हमारा क्या बनाएगा, तो इससे हमारा बनेगा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनेगा एंड कैल्शियम क्लोराइड बनेगा। इसको आपको बैलेंस करना है। चलिए एक और रिएक्शन मैं दे देता हूँ। आपको क्या करना है, ये KClO3 ये जब रिएक्ट करता है तो ये बनता है पोटासियम क्लोराइड, और ये हो गया हमारा ऑक्सीजन। तो ये 3 रिएक्शंस है जिसको आप हिट एंड ट्रायल मेथड से बनाइए। चलिए एक और दे देते हैं। एल्यूमिनियम का जब रिएक्शन कराएंगे आप H2SO4 से H2SO4 से, तो यह हम लोगों को देगा Al2SO4 हॉल 3, और ये इससे निकलेगा हमारा हाइड्रोजन गैस लिबरेट होगा। तो ये कुछ रिएक्शंस है जिसको आपको खुद सॉल्व करना है, और जितना भी मैंने बताया उसको अगर प्रैक्टिस करते हैं तो ये सारा इक्वेशन आपको बन जाएगा। और आपके NCERT में जितने भी बैलेंस करने के लिए इक्वेशन दिया गया है उसको तो आप ज़रूर ही कर लें। और हमारे बच्चों, आप कभी कभी प्रिपरेशन जब करते हैं तो आपके माइंड में यह चिंता सताता है कि हमको कितना परसेंटेज आएगा या नहीं आएगा। तो इस बात से घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि कितना हमारा परसेंटेज आएगा, क्या आएगा। आपका काम है तैयारी करना। आप अच्छे से प्रिपरेशन करिए, रिजल्ट बेहतर ही होगा। बस धैर्य रखना है। धैर्य, जैसे कहा गया है कि धैर्य सर्वत्र साधनम। आप किसी भी फील्ड में जाएंगे, जिस तरीके से अभी आपका क्लास 10th में इस तरह से आपको केमिकल इक्वेशंस वगैरह मिल रहा है, तो ये आपके लिए हार्ड चीज़ है। उसी तरीके से मान के चलिए कल के रेट में अगर आप इंजीनियर बनते हैं, या या सपोज करिए आप डॉक्टर बनते हैं, या एक IAS ही बनते हैं, तो वो फील्ड आपके लिए बिल्कुल नया होगा, लेकिन उससे पहले आपको ट्रेनिंग मिलेगी। तो वहाँ पर भी आपको धैर्य का हाथ थामे ही रखना होगा। तो इसलिए कहा गया है कि धैर्य सर्वत्र साधनम, हर जगह धैर्य ही काम करेगा। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आप पढ़ते रहें, खुश रहें और अपना सेहत का ध्यान रखें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।